हेलो गाइस, मेरा नाम है आयुष और इस वाले वीडियो में मैं आपको सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ चैप्टर को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, न्यू बुक से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो भी न्यू टॉपिक्स हैं मैं वो सभी को यहाँ पर आपको करवाऊँगा। तो सबसे पहला जो ये हमारा टॉपिक है वो है थर्मोफाइल क्या होता है। अब देखो, गर्म पानी में जो बैक्टीरिया जिंदा रह सकते हैं उनको हम लोग कहते हैं थर्मोफाइल। ठीक है, कुछ इस तरह का दिखने में ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो गर्म पानी में खुद को ज़िंदा रखते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हमारा जब अर्थ पे लाइफ शुरू हुआ था तो इन बैक्टीरियाज के ज़रिए ही हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ सवाल बनता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज इतने गर्म पानी में भी कैसे ज़िंदा रह जाते हैं। तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस लखनऊ में ये एक इंस्टीट्यूट है जिसके रिसर्चर्स का मानना है कि गर्म पानी में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम का एक कंपाउंड है। तुमने देखा होगा जिससे जो सेल होता है वो बनता है, जो ऑयस्टर्स होते हैं उनका जो सेल बना होता है, या फिर जो स्नेल होता है उसका जो सेल बना होता है वो इस कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इनके ऊपर एक तरह का लेयर बना देता है। ठीक है, अब ये लेयर जो है वो इनको बचाता है एक्सट्रीम हीट से और ऐसे अलग अलग तरह के क्लाइमेट से। ठीक है, अब इसके बाद चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टी सेलुलर क्या होता है। अब देखो, जिस भी जानवर का बॉडी या ऑर्गेनिज्म का बॉडी सिर्फ एक सेल से बना होगा उनको कहा जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जिनका भी बॉडी बहुत सारे सेल से बना होगा उनको बोला जाएगा मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब होता है मैनी। ठीक है, तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल होगा बैक्टीरिया, फंगस, उसके अलावा हमारा वायरस, ये सब। और वहीं मल्टी सेलुलर का एग्जांपल होगा प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले किसी भी इंसान या जानवर का या प्लांट का सेल ही बनता है। ठीक है, इसलिए इसको बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। और सेल ही वो होता है जो बताता है कि वो क्या बनाएगा। ठीक है, वो कौन सा ऑर्गन बनाएगा या वो कौन सा पार्ट बनाएगा बॉडी का। ठीक है, अब सेल से होता क्या है, तो सेल आपस में मिल के बनाते हैं टिश्यू। तो बहुत सारे सेल जब आपस में मिलेंगे तो बनाएगा टिश्यू। अब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलेंगे तो बनेगा ऑर्गन, जैसे मान लो हार्ट, किडनी, लंग्स, ये सब। अब ऑर्गन सब अकेले काम नहीं कर सकते सारा, तो ऑर्गन्स को साथ में काम करना पड़ता है। तो इस साथ में काम करने को ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। जैसे हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें कितने सारे ऑर्गन साथ में काम करते हैं, जैसे माउथ हो गया, फूड पाइप हो गया, स्टोमक हो गया, ऐसे करके बहुत सारे ऑर्गन साथ में काम करते हैं। तो इसलिए उनको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, अगर इनमें से किसी भी ऑर्गन को हटा दिया जाए तो ये सिस्टम पूरा बंद पड़ जाएगा और काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स को मिलाने से किसी भी इंसान, जानवर या पेड़ पौधे का बॉडी बनता है। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन्स, ऑर्गन्स काम करते हैं ऑर्गन सिस्टम में, एंड अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स की वजह से किसी एक बॉडी को बनाया जाता है। ठीक है, ये सेल का ड्राइंग है, अगर तुम देखोगे तो देख लो। ये सेल कुछ इस तरह का दिखता है, बट हम लोग इसको थोड़ा इजी ड्राइंग में पढ़ेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स ड्राइंग है। अच्छा, इसके बाद हमारा टॉपिक था हाउ टू स्टडी सेल। अब सेल को स्टडी कैसे करा जा सकता है, तो ह्यूमन आइज जो होती है, यानी इंसान जो होता है, वो सिर्फ 0.1 mm तक का ही देख सकता है। मतलब जैसे स्केल अगर तुम देखोगे तो उसमें 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर होता है। अब उससे भी छोटा उसमें 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 मिलीमीटर ऐसे आता है, मिलीमीटर्स में भी आता है वहाँ पे। तो हम लोग बस 0.1 मिलीमीटर वाली चीज़ों को ही देख पाते हैं, उससे छोटे चीज़ों को नहीं देख पाते ठीक से। तो अब हमें इनको देखने के लिए ज़रूरत पड़ती है कुछ ऐसे डिवाइस का जो इसको हेल्प करे। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे माइक्रोस्कोप का। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखाता है। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप का फोटो मैंने लगाया है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के लेंसेज होती हैं, जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉनकेव लेंस भी होता है, बट अगर हमको बड़ा करना है तो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लेंसेज को हम लोग साथ में लगा सकते हैं, 2, 3, 4 लेंस को एक साथ लगाकर हम लोग एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोप। तो ऐसा ही एक माइक्रोस्कोप बनाया था रॉबर्ट ह्यूग ने। ठीक है, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बनाया था, रॉबर्ट ह्यूग ने 1665 में एक माइक्रोस्कोप बनाया खुद से। और उन्होंने जब देखा
तो उन्होंने एक प्लांट के सेल को देखा तो उन्हें वो कुछ इस तरह से बॉक्स के पैटर्न में दिखाई दिया। ठीक है, इस बॉक्स को उन्होंने सेलुला कहा। सेलुला का मतलब ही होता है सेल या फिर कंपार्टमेंट या फिर बॉक्स। ठीक है, अब अगर एक एग्जांपल देखोगे तो कितना छोटा होता है सेल कि एक ओनियन का जो पिल होता है, मतलब ओनियन का जो छिलका होता है वो 200 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, 200 माइक्रोमीटर का, इतना पतला छिलका। बट जो सेल होते हैं वो 10 माइक्रोमीटर, 20 माइक्रोमीटर या फिर 50 माइक्रोमीटर तक के ही होते हैं। इनसे बड़े सेल नहीं आते हैं हमारे पास। सोचो एक ओनियन का छिलका जितना पतला होता है, ये उससे भी छोटा छोटा होता है सेल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब जो स्ट्रक्चर होता है ये हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल बॉडी होता है, ऐसे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे मैंने नाम लिखा है, बट एक करके पढ़ेंगे हम लोग। तो ऐसे शायद 10 या 11 ऑर्गन्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे करके इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेम ही है। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखो अगर एक ड्राइंग देखा जाए तो ये एक प्लांट सेल है, और प्लांट सेल के ऊपर ये जो कवरिंग दिख रही है, जिसको मैं रेड में दिखा रहा हूँ तुम्हें इस तरह से, तो ये जो कवरिंग दिखती है इसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इस सेल को कवर करके रखता है, और इसका काम हम लोग अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। पहले देख लेते हैं किससे बनता है। तो ये बनता है प्रोटीन से और फैट से। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन किससे बनता है? प्रोटीन और फैट। और इसका मेन फंक्शन होता है सेल को शेप देना। ठीक है, और सेल को प्रोटेक्ट करना, और सेल को कम्युनिकेशन में हेल्प करना। मतलब सेल के अंदर जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे ये देखो तुम, इतने सारे पार्ट्स सेल के अंदर हैं, तो इनको आपस में कांटेक्ट करवाने के लिए भी सेल मेम्ब्रेन ही काम करता है। ये तो रास्ते की तरह भी काम करता है कभी कभी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखो, इंटरनल कंडीशंस को अच्छा बनाए रखने के लिए भी सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब सेल जो है वो ठीक से रहे, जिंदा रहे, उसके अंदर कुछ भी घुस ना जाए, इन सब को रोकता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट है कि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली प्रेमेबल होता है। अब सिलेक्टिवली प्रेमेबल का मतलब होता है कि ये कुछ चीज़ों को अपने अंदर आने देगा और कुछ चीज़ों को अपने अंदर आने नहीं देगा। ठीक है, जैसे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, ये सब तो अंदर आ सकते हैं। पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कोई फॉरेन पार्टिकल्स हो गए, इनको ये अंदर आने नहीं देता। ठीक है, इसलिए इसको सिलेक्टिवली प्रेमेबल कहा जाता है। अच्छा, ये नया वाला जो बुक आया है उसमें एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसमें ये जो गोल गोल पार्ट्स दिख रही हैं तुम्हें, ये फैट के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इस तरह से बना होता है। तो इसमें ये बीच बीच में इस तरह से फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उन फैट मॉलिक्यूल्स के पास इस तरह से ये सजा होता है फैट मॉलिक्यूल। इनका पूंछ जो होता है, जो टेल जो होता है, ये अंदर की तरफ होता है, और इनका सिर जो है वो बाहर की तरफ होता है। तो इस तरह से फैट मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, और इनके बीच बीच में छोटे छोटे हम लोग को इस तरह से ये ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है, इसको प्रोटीन है कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन है। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछे ये रेड वाला पार्ट क्या है, तो फैट, और ये ब्लू वाला पार्ट क्या है, तो प्रोटीन। तो इस स्ट्रक्चर में सजा होता है, इसी को फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहा जाता है। ओके, तो अगर तुम्हें ये ड्रॉ करने को आए, तुम बस इतना ड्रॉ कर देना, रेड वाले पार्ट को फैट लिख देना और ब्लू वाले पार्ट को प्रोटीन लिख देना, बस। अब इसके बाद दूसरा पार्ट में जाते हैं, वो है सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या होता है, देखो कि ये जो सेल है हमारा, इसके ऊपर एक मोटा सा ये लेयर भी दिखता है हमको। ठीक है, ये जो मोटा सा ग्रीन कलर का पार्ट है, और ये प्लांट वाले सेल में ही सिर्फ मिलेगा, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलता। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसी को कहा जाता है सेल वॉल। ठीक है, तो प्लांट्स बाहर रहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा तूफान में रहते हैं, तो इनके सेल को मजबूत बनाने के लिए ये जो सेल का एक एक्स्ट्रा लेयर दिया गया है इनके ऊपर कवर का, इसको सेल वॉल कहा जाता है। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा सेल वॉल क्या है। अब इसके बाद देखो, हाँ, सेल वॉल जो होता है वो मोस्टली बना होता है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, उसी से हमारा ये सेल वॉल बना होता है। सेल वॉल पूरी तरीके से प्रीमेबल होता है, मतलब ये किसी भी चीज़ को अंदर आने देगा और किसी भी चीज़ को बाहर जाने देगा, ये किसी भी रोकता वोकता नहीं है। ओके, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है प्रोवाइड करना शेप, मतलब सेल को शेप बना के देना, शेप प्रोवाइड करना सेल का, प्रोटेक्ट करना सेल को, और सेल को सपोर्ट देना, स्ट्रेंथ देना, मतलब इसको मजबूत बना के रखना। ओके, अब इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का मेन काम है, अच्छा राइबोसोम देखने में कैसा होता है पहले वो देख लेते हैं।
तो यहाँ पर अगर तुम राइबोसोम्स को खोजोगे तो तुम्हें राइबोसोम्स मिल जाएगा। ये रहा, ये जो छोटे छोटे ब्लू ब्लू पार्ट के पिंक पिंक कलर का चीज़ जो दिख रहा है यही राइबोसोम है। ओके, तो अपने पास तुम्हारे पास बुक होगा, उस ड्राइंग में भी देख सकते हो। ये राइबोसोम्स काम क्या करते हैं, तो ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसाइज करना, सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। तो ये राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रोटीन बनाते हैं और इस प्रोटीन से ही हमारे बॉडी का बाकी पार्ट बनता है। और अलग अलग तरह के जो सेल होते हैं उनको बनाने के लिए भी हमारे बॉडी में ये प्रोटीन का बहुत ज़रूरत होता है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ER भी कहा जाता है। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये देख रहा होगा तुमको, ये जो पर्पल कलर का है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल को स्ट्रक्चर देता है, सेल को थोड़ा स्ट्रांग बनाता है, तो इसलिए इसको स्केलेटल ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ओके, इसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना प्रोटीन को और फैट को और हार्मोन्स को, तो ये ट्रांसपोर्ट के मेन काम आता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत सिंथेसाइज भी करता है, लेकिन डायरेक्ट सिंथेसाइज नहीं करता। जैसे क्यों डायरेक्ट सिंथेसाइज नहीं करता ये हम आगे देखेंगे। तो देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ दो तरह का होता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER। अब एंडोप्लाज्मिक जो रफ होता है उसमें देखो राइबोसोम्स चिपके होते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब इसमें कुछ मात्रा में ऐसे राइबोसोम्स चिपके रहेंगे, और हमने पहले पढ़ा था कि राइबोसोम्स क्या काम करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो इसलिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी प्रोटीन बनाता है, इसके साथ साथ ये हार्मोन भी बना लेता है। और जो स्मूथ वाले होते हैं उनमें नहीं चिपका होता राइबोसोम्स, इसलिए वो सिर्फ स्टोरिंग का काम करते हैं और ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है गोल्जी अपार्टस। तो ये जो गोल्जी अपार्टस है इसको सबसे पहले देखा था कैमेलियो गोल्जी ने। ठीक है, इसका मेन फंक्शन होता है मॉडिफाई करना और शॉर्ट करना प्रोटीन को, मतलब प्रोटीन को यूज़ करने लायक कंडीशन में बनाना, और लाइजोसोम फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में पूछा जाता है कि लाइजोसोम फॉर्मेशन कौन सा सेल का पार्ट करता है। तो लाइजोसोम हमारा सेल का खुद ही एक पार्ट है, जो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लाइजोसोम करता क्या है, क्या होता है। इसको बनाता है हमारा गोल्जी अपार्टस, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत आता है। अब हम लोग देखते हैं लाइजोसोम्स क्या होते हैं। लाइजोसोम हमारे सेल बॉडी जो हमारा शेल होता है उसका सुसाइडल बैग होता है या क्लीनर होता है। ठीक है, कोई भी सेल अगर खराब हो जाता है तो इस लाइजोसोम्स के अंदर एक तरह का एसिड भरा होता है, एक तरह का डाइजेस्टिव जूस भरा होता है। ये अगर कोई पार्ट खराब हो गया तो ये वहाँ पे जाता है और उस पार्ट के अंदर, जैसे मान लो कि कोई एक सेल का पार्ट का नाम लेते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर वो ख़राब हो गया है तो लाइजोसोम वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे अपना सारा जो एसिड है वो डाल देगा। अब वो एसिड क्या करेगा, उसके अंदर का सारा प्रोटीन खत्म कर देगा, कार्ब खत्म कर देगा और फैट खत्म कर देगा। ऐसे करके वो उस पार्ट को हटाएगा यानी साफ़ करेगा, एंड उसके अलग अलग दूसरे पार्ट्स बनाए जाएंगे, मतलब दूसरा नया पार्ट उसकी जगह पे लगाया जाएगा। और इसके अलावा ये क्लीन भी करता है, अगर सेल का कोई पार्ट डैमेज हो गया है तो ये उनको साफ़ कर देता है, उनको क्लीन कर देता है। अब कभी कभी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि सेल के बहुत सारे पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, तब उनको बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो वहाँ पे क्या करता है ये बैग, ये जो सुसाइडल बैग जो है हमारा लाइजोसोम, ये जाके फट जाता है। अब इसके फटने से सारा जो भी एसिड है, डाइजेस्टिव जूस है, वो निकलता है बाहर की तरफ, और बाहर में जितनी भी सेल की चीज़ें होती हैं ये उनको ख़त्म कर देता है। इससे वो सेल पूरा ख़त्म हो जाता है एंड उसके जगह पे फिर नए सेल बनाते हैं, दूसरे हमारे सेल होते हैं वो सब, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अगर तुम्हें ड्राइंग चाहिए तो तुम पिछले वाले में देख सकते हो, यहाँ पर तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, ये कुछ इस तरह का दिखता है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, हाँ यहाँ पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने का काम करता है। ठीक है, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें से हम लोग को ग्लूकोज मिल जाता है, और हम लोग जो सांस लेते हैं उससे हम लोग को ऑक्सीजन मिल जाता है, और इन्हीं ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूज़ करके हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी बनाने का काम करता है। इसी को हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी जो बनती है वो ATP के फॉर्म में बनती है, मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में बनती है। इसका फुल फॉर्म तुम्हें याद रखना पड़ेगा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसी एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं और ज़िंदा रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके कुछ पार्ट्स के बारे में तुम जानोगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें इस तरह के जो स्ट्रक्चर दिख रही हैं, जो इस तरह से लाइन वाला जो स्ट्रक्चर है, इनको कहा जाता है क्रिस्टेई। ठीक है,
और ये जो बीच बीच का खाली पार्ट है इनको कहते हैं मैट्रिक्स। तो आई होप समझ में आया होगा नाम तुम्हें। इसके बाद आते हैं प्लास्टिड्स में। प्लास्टिड्स जो होते हैं ये सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में प्लास्टिड्स नहीं पाया जाता। तो दो पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने देखा था, एक था सेल वॉल और दूसरा है हमारा प्लास्टिड्स। ये सिर्फ प्लांट्स में मिलता है, प्लांट के जो सेल होते हैं उससे मिलता है। प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं, क्लोरोफिल, क्रोमोफिल और ल्यूकोफिल। क्लोरोफिल जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ये सनलाइट को ट्रैप करता है। ओके। क्रोमोफिल जो होता है ये कलरफुल होता है, तो ये जो हमारे सेल के जो जितने भी हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसका कलरफुल जो पार्ट होता है, जैसे कि फ्रूट हो गया, उसके बाद फ्लावर हो गया, ये उनको कलर देने का काम करता है। और कलर देने से क्या होता है, पॉलिनेशन होती है, क्योंकि इंसेक्ट्स हमेशा रंग बिरंगे फूलों के पास ही जाते हैं। और इसके बाद हमारा ल्यूकोफिल है, ये वाइट कलर का होता है, इसका मेन काम है फूड स्टोर करना। तो हमारे प्लांट का कौन सा पार्ट वाइट होता है, तो जैसे तुमने पटेटो का अंदर का हिस्सा देखा होगा या रूट्स का पार्ट देखा होगा, तो उनमें ये लोग क्या करते हैं, या वाइट रखते हैं क्योंकि वहाँ मिलता है ल्यूकोफिल जो खाना स्टोर करने का काम करता है। इसके बाद आएंगे वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स हमारा एक और पार्ट है सेल का। अब जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें वैक्यूल्स बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, और वहीं जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके वैक्यूल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं। याद रखना ये चीज़, ये एग्जाम्पल में डिफरेंस में काम आएगा तुम्हारे। तो फंक्शन क्या है, तो फूड स्टोर करना, वाटर स्टोर करना, शुगर स्टोर करना और प्लांट को फर्म बना के रखना, मतलब स्ट्रॉन्ग बना के रखना, सिंपली यही काम है इसका। इसके बाद न्यूक्लियस में जाएंगे हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और लास्ट हमारा सेल का पार्ट है। इसको सेल का ब्रेन कहा जाता है या कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस ही सारा काम संभालता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये एक तरह का मैनेजर जैसा है, ठीक है। न्यूक्लियस का काम क्या है, तो न्यूक्लियस का काम है राइबोसोम सब यूनिट्स को बनाना। अब राइबोसोम सब यूनिट्स होते हैं, इनसे राइबोसोम्स बनते हैं। बस इतना याद रखना कि राइबोसोम बनाने के लिए राइबोसोमल सब यूनिट का ज़रूरत पड़ता है, तो उसके लिए हमारा ये जो न्यूक्लियस है वो काम करता है और इसी से बनेगा राइबोसोम, और राइबोसोम्स हमारे बाद में प्रोटीन बनाने का काम करेंगे। इसके अलावा न्यूक्लियस सेल डिवीज़न में काम करता है। सेल्स जो होते हैं ना वो एक से, ऐसे मान लो एक सेल था, ये उसको टूट के 2 बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे 2 सेल टूट के 4 बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके सेल डिवाइड हो के अपने आप को बढ़ाते हैं, इसी को सेल डिवीज़न कहा जाता है। उसके अलावा हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशंस को कैरी करते हैं, मतलब अगर किसी मदर का अगर बात किया जाए, अगर मदर का आइज़ का कलर ब्लू है, हेयर का कलर ब्लैक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सेल का जो न्यूक्लियस है उसका एक पार्ट होता है क्रोमोसोम बोल के, ये उन्हीं के अंदर होता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स के अंदर जीन होता है, इस जीन के अंदर सभी हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशंस होती है, मतलब मदर का आई कलर कैसा है, फादर का आई कलर कैसा है, उसके बाद मदर का हेयर कैसा है, स्किन कलर कैसा है, फादर का हाइट कैसा है, ये सभी इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र होगा तो बच्चा भी अपने माता पिता की तरह ही दिखता है, यानी फादर और मदर की तरह ही दिखता है। अब जो हमारा न्यूक्लियस है उसका अंदर अगर जाया जाए, जैसे कि अगर ड्राइंग में दिखाऊं तुम्हें, तो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये जो पूरा गोल सा पार्ट है ये न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के अंदर भी तुम्हें एक छोटा सा बॉल जैसा कुछ दिख रहा होगा, ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक बॉल जैसा चीज़ है, इसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। अब इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखो न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर भी एक बॉल होता है, यानी एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब न्यूक्लियोलस का जो कवर होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियोलस होगा यहाँ पे। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर में कुछ क्रोमेटिन, न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे कुछ क्रोमेटिन फाइबर्स भी पाया जाता है। ये क्रोमेटिन फाइबर्स को अगर देखा जाए तो इनको तुम इस तरह के स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ये क्रोमोसोम्स हैं हमारे, यानी क्रोमेटिन फाइबर्स का ही स्ट्रक्चर, इसको क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है, तुम डायरेक्ट क्रोमोसोम भी बोल सकते हो। अब इन क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर होता है जीन, और जीन के अंदर ही हमारा सारा इन्फॉर्मेशन होता है, आइज़ का कलर कैसा होगा, हाइट कितना होगा, मसल्स कितने होंगे, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें। अब देखो हमारे पास बॉडी में हमारा एक रेड ब्लड सेल ही ऐसा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ओके। तो ये खुद से रिपेयर भी नहीं हो पाएगा और डिवाइड भी नहीं हो पाएगा। न्यूक्लियस रिपेयरिंग और डिवीज़न के लिए भी काम करता है, क्योंकि हमने देखा था ना सेल डिवीज़न बोल के एक पार्ट लिखा था वहाँ पे। तो सेल डिवीज़न से हमारा सेल जो होता है वो खुद को रिपेयर करता है और खुद को बड़ा करता है, खुद को ज़्यादा बनाता है, खुद का नंबर्स बढ़ाता है, ठीक है। तो आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल, वो 120 डेज़ के अंदर मर जाता है और खुद को रिपेयर नहीं कर सकता, अगर एक बार ख़राब हो गया तो हो गया।
इसके बाद न्यूक्लियस के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेल दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है पुराना, ठीक है, और यूकैरियोटिक का मतलब होता है नया। तो जो पुराने जीव होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इनके अंदर जो सेल होता है वो उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है, उनके अंदर न्यूक्लियस अच्छे से नहीं होता, न्यूक्लियस होगा पर अच्छे से नहीं होगा, ठीक है, एकदम उसके अंदर ही मिला जुला होगा और डिफाइन नहीं होगा। इसके सेल बहुत छोटे होते हैं, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक का होता है, और मोस्टली इनके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब उनका पूरा बॉडी एक ही सेल से बना होता है। तो एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया या वायरस। और वहीं यूकैरियोटिक जो होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, एकदम परफेक्ट न्यूक्लियस होगा। अगर तुमने एग देखा होगा तो अंडे के अंदर जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है वही इसका न्यूक्लियस है, ओके। अच्छा, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। और मोस्टली जो यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, बट मोस्टली मल्टीसेलुलर ही होते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, ये सभी मल्टीसेलुलर होता है क्योंकि उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है सेल डिवीज़न। ये मैंने पहले ही तुम्हें बताया है कि सेल जो होते हैं वो ऐसे ब्रेक होके 2 बन जाते हैं, 2 से 4 हो जाते हैं, इसी को कहा जाता है सेल डिवीज़न, ठीक है। तो सेल जब डिवाइड करते हैं तो ही ग्रो कर पाते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर पाते हैं। अब सेल डिवीज़न 2 तरह का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मायोसिस। अब माइटोसिस और मायोसिस में क्या डिफरेंस है, ये हर स्कूल के जो बुक होती है उसमें पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो नॉर्मल ग्रोथ और रिपेयर के लिए जो सेल होते हैं वो माइटोसिस करते हैं, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो सेल होते हैं जो बाद में जाके बच्चा पैदा कर सकते हैं, वो सेल जो होते हैं, सेक्सुअल सेल्स जो होते हैं, इसको सेक्स सेल भी कहा जाता है, वो हमारे मायोसिस से गुजरते हैं, यानी मायोसिस से उनके अंदर डिवीज़न होता है। अच्छा, माइटोसिस जो होती है वो सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होती है, सोमैटिक मतलब जो नॉर्मल सेल होता है सभी बॉडी के पार्ट्स में, वहाँ पे। लेकिन जो मायोसिस होती है वो सेक्स सेल में होती है। हमारे बॉडी का सेक्स सेल क्या है, तो मेल्स का सेक्स सेल होगा स्पर्म और फीमेल्स का सेक्स सेल होता है ओव्यूल्स यानी एग। माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल से 2 डॉटर सेल बनती है, मतलब एक सेल होगा वो 2 टुकड़े में टूट जाएगा, यानी 2 डॉटर सेल बनी, ठीक है, ये डॉटर सेल्स हैं। और वहीं अगर ये मायोसिस होता तो उसमें 1 से 4 बनता, 1 2 3 4 ऐसे 4 उसके अंदर डॉटर सेल्स बनती, ठीक है। अच्छा, जो माइटोसिस है उसमें फुल क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब जैसे इंसानों में 46 क्रोमोसोम्स होता है तो इसके अंदर पूरे 46 क्रोमोसोम्स होंगे हर सेल के अंदर। जैसे 2 सेल्स बने थे, दोनों में 46 और 46 क्रोमोसोम्स होगा। बट अगर मायोसिस होता तो उसमें 1 से 4 बनता और हर के अंदर सिर्फ उसके आधे क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 46 का आधा कितना होता है 23, तो इसके अंदर 23, इसके अंदर 23, इसके अंदर 23 और इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स ही होते, ठीक है। तो ये डिफरेंस तुम पढ़ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एरर्स, अगर कभी माइटोसिस ठीक से ना हो, हमारा सेल कुछ गड़बड़ी कर दे तो इससे ट्यूमर्स होती हैं और क्रोमोसोम्स का नंबर उल्टा फुल्टा हो जाता है, इससे अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं। और वहीं मायोसिस अगर गलत हो जाए, मतलब जो सेक्स सेल है हमारी बॉडी का, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए और गलतियां हों तो उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाती हैं। जैसे किसी का हाइट बहुत छोटा रह जाता है, किसी को ठीक से दिखाई नहीं देता, इसके अलावा किसी किसी के अंदर डाउन सिंड्रोम आ जाता है जिसमें थोड़े मतलब डाउन तरह के हो जाते हैं लोग। तो इस तरह से मायोसिस में अगर गड़बड़ियाँ होती हैं तो इस तरह का चीज़ निकलता है। अब यहाँ पे हमारी जो न्यू बुक है उसमें एक नाम दिया गया है अरुण कुमार शर्मा, ठीक है। अब इनका क्यों नाम दिया गया है इनको देखते हैं। तो इनको मिला है पद्म भूषण और स्वरूप भटनागर अवार्ड। अब ये क्यों दिया गया है इनको पद्म भूषण और स्वरूप भटनागर अवार्ड, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है प्लांट टेक्सोनॉमी में, मतलब प्लांट्स की जो साइंस होती है उसमें, और इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट नाम की टॉपिक पे, ओके। और इन्होंने एक मेथड इन्वेंट किया है जिसके ज़रिए ये प्लांट्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब प्लांट्स में ऐसे क्रोमोसोम्स पता करना तो बहुत मुश्किल होता है, पर अगर उनके क्रोमोसोम्स जो होंगे उनका स्टडी करवाने का जो कर सकते हैं वो मेथड इन्होंने इन्वेंट किया है। तो लैब मेथड और टू स्टडी द क्रोमोसोम्स इन प्लांट्स को इन्वेंट करते हैं अरुण कुमार शर्मा, इसलिए उनको पद्म भूषण और स्वरूप भटनागर अवार्ड मिलता है। सेल थ्योरी, अब सेल थ्योरी जो है ये 3 साइंटिस्ट ने दिया था। पहला है मैथिलियन सैंडिल, थियोडोर सेजवान और रूडोल्फ वर्चॉ, ठीक है। कहाँ से थे देख लो, जर्मनी से तीनों थे। और इन्होंने क्या क्या बताया था, तो इन्होंने बताया था कि सभी सेल जो होते हैं, सभी प्लांट्स जो होते हैं वो सेल से बनता है, सभी एनिमल जो होते हैं वो भी सेल से बने होते हैं, और सेल जो होते हैं वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग पार्ट से आते हैं, मतलब पुराना कोई सेल होगा
उन्हीं से नया सेल बना होगा, ठीक है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही कोई नया सेल बन सकता है, इसी को हम लोग सेल थ्योरी कहते हैं। अगर तुम्हें सेल थ्योरी पूछेगा तुम ये 3 लाइन लिख देना, बस हो गया। इसके बाद डू सेल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉरएवर, तो नो, कोई भी सेल हमेशा रिप्रोड्यूस और ग्रो नहीं कर सकता। अगर ये हमेशा करता तो हम लोग तो मतलब हमारा बॉडी तो बहुत बड़ा हो जाता, एकदम बड़ा सा हो जाता, क्योंकि ये हमेशा ग्रो करता रहता, ग्रो करता रहता, ग्रो करता रहता। तो हमारा बॉडी हमेशा ग्रो नहीं करता और हमारे बॉडी एक लिमिट तक ही ग्रो कर पाता है। क्यों? क्योंकि सभी सेल का अपना एक लाइफ स्पैन होता है। जैसे रेड ब्लड सेल 120 डेज़ के अंदर मर जाते हैं, हमारे स्किन सेल 30 डेज़ के अंदर या उससे कम टाइम पे ही मर जाते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट आता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है? देखो, मान लो कि यहाँ पर एक सेल है, दूसरा सेल भी यहीं पे है, तीसरा सेल भी यहाँ पे है, चौथा सेल भी यहाँ पे है, और जगह इतनी सी है, इतना ही बढ़ सकते हैं ये। तो इसमें क्या होता है ना कि जब सेल बड़े होते हैं और आपस में कभी कभी अगर इनके बीच में टच होने लगते हैं, जैसे मान लो कि ये सेल आपस में टच हो गया, तो ये सेल अब ग्रो नहीं करेगा, ये सेल ग्रो करना बंद कर देगा, और ये वाला सेल भी अब ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि ये टच होने लगे थे, कॉन्टैक्ट में आ गए थे। देखो, इन दोनों सेल्स के बीच में कोई टचिंग नहीं हो रही है, तो ये सेल अभी भी ग्रो करेगा, ओके। यहाँ पर भी टच नहीं हो रहा है, तो ये भी ग्रो करेंगे। उसी तरह जब तक इनको दूसरे सेल्स टच नहीं करते, यानी कांटेक्ट में नहीं आते, तो ये ग्रो करना बंद नहीं करते। ठीक, जैसे ही ये दूसरे सेल के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब ये टच होते हैं, ये ग्रो करना बंद कर देते हैं। इसी को कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन, मतलब कांटेक्ट होते ही ग्रो करना बंद कर देना। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारा बॉडी पार्ट्स बहुत बड़ा बड़ा नहीं हो जाता, एक लिमिट तक ही बड़ा हो पाता है। और अगर मान लो ऐसा ना हो तो क्या होगा? तो अगर ऐसे कांटेक्ट इनहिबिशन ना हो उस सेल में किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो हमारी बॉडी में अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होगा जो कैंसर का कारण बनेगा। ठीक है, इन्हीं को हम लोग कैंसर सेल कहते हैं, जो अनकंट्रोलेबल बड़े होते जाते हैं और हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद एक और नाम है यहाँ पे गॉटिलेब हैबरलैंड। ठीक है, इन्होंने प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया था। इसमें क्या होता है, तो इसमें आप ऐसे छोटे से एक जार में प्लांट को उसके टिश्यू से उगा सकते हो। मतलब छोटा सा अगर टिश्यू तुम्हारे पास है तो भी तुम उससे एक पूरा प्लांट ग्रो करवा सकते हो। इसको खोजा था गॉटलेब ने, ये ऑस्ट्रिया के बोटानिस्ट हैं 1902 में, तो इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। उसके बाद कुछ यहाँ पे सॉल्यूशंस के बारे में दिखाया गया है। अब हम लोग देखे थे ना कि एक सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन और बाकी जितने भी छोटे मोटे चीज़ें, शुगर हो गया, इनको एब्जॉर्ब करता है, वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है। तो जो एब्जॉर्ब करता है वो करता है ऑस्मोसिस से। ठीक है, और ऑस्मोसिस तभी होगा जब किसी चीज़ के अंदर ज़्यादा होगा। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे 6-7 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे बस 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो 6 साल से यहाँ से, जैसे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे बस 2 ही है, तो इन 6 मॉलिक्यूल्स से यहाँ से जो हमारे जाएंगे उस तरफ, जैसे मान लो 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है और यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। ठीक है, तो यहाँ से ये इस तरफ जाएगा। ओके, तो हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाता है। ओके, तो इसी को हम लोग को समझाने के लिए यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है, इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इसमें क्या होता है, देखो, अगर तुम किसी सेल को ऐसे मान लो कि तुम्हारे पास एक सेल है और तुमने उसको ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे लिक्विड है, मान लो तुमने लिक्विड में उस सेल को डाल दिया। ओके, जैसे मान लो मेरे पास एक किशमिश है और मैंने उस किशमिश को एक लिक्विड में डाल दिया। अब यहाँ पे बात क्या होगी कि सेल के अंदर जितना पानी है, मान लो सेल के अंदर बस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है मान लो, और वहीं लिक्विड के अंदर भी मॉलिक्यूल्स वाटर 3 ही है। ठीक है, और बाकी हम शुगर ले लेते हैं या फिर कुछ और ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों में बराबर बराबर है, दोनों में बराबर बराबर सॉल्यूट मिला हुआ है, दोनों में बराबर बराबर मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर कहीं भी कुछ नहीं होगा, मतलब ना मॉलिक्यूल वाटर के इधर जाएंगे और ना इधर जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ सेम है, इक्वल है। तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कहीं भी नहीं जाने वाले। ठीक है, लेकिन वहीं अगर तुम देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो सेल है उसके बाहर के तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स को कम कर देता हूँ। ठीक है, बाहर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल हैं और अंदर हमारे पास अब 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सेल से कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे और वो हमारे उस लिक्विड में चले जाएंगे जिस लिक्विड में मैंने उसको रखा था। इससे हमारा सेल जो है वो पिचक जाएगा, यानी श्रिंक हो जाएगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें बाहर की तरफ कम सॉल्यूट हो और सेल के अंदर ज़्यादा हो, तो
तो अगर तुम एक रेजिन लेते हो यानी किशमिश लेते हो और उसको ऐसे पानी में डालते हो जिसमें तुमने शुगर मिला के रखा है और वाटर कम है, शुगर ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में जितना भी सेल के अंदर जो पार्ट वाटर था वो बाहर निकल जाएगा और हमारा सेल पिचक जाएगा और फट जाएगा, ठीक है, पिचक के श्रिंक हो जाएगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक। ओके, अब नेक्स्ट होता है हाइपोटोनिक, ये इसका एग्जैक्ट अपोजिट है। मतलब तुमने ऐसा जगह पे रखा जहाँ पे लिक्विड में बहुत ज़्यादा वाटर है, ठीक है, वाटर बहुत ज़्यादा है और हमारा जो सेल है उसके अंदर कम वाटर है। तो इस कंडीशन में लिक्विड से वाटर एब्जॉर्ब करेगा हमारा सेल और हमारा सेल फूल जाएगा यानी स्वेल हो जाएगा। इसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसको कहा जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो ये समझ सकते हो तुम। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो बस लर्न कर लो और याद रखना कि हाइपोटोनिक में सेल स्वेल हो जाता है और हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखना कुछ हमारे जो सेल के जो पार्ट्स थे, मतलब सेल के जो ऑर्गेनल्स थे, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, इसको हम लोग मेम्ब्रेन बोल रहे थे। अब कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनके ऊपर सिंगल लेयर होता है और कुछ ऐसे हैं जिन पे डबल मेम्ब्रेन चढ़ाई जाती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपार्टस, लाइजोसोम और वॉक्यूल्स, इनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होता है। और वहीं हमारे जो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, इनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होता है। इनको बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। तो ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तुम प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस के बारे में पढ़ लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है कि प्लांट सेल्स थोड़े बड़े होते हैं, एनिमल सेल थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। प्लांट सेल में क्रोमोसोम्स नहीं होते, ठीक है। वहीं प्लांट एनिमल सेल में क्रोमोसोम होता है। ओके, अच्छा यहाँ एनिमल लिख लेते हैं पहले। उसके बाद प्लांट सेल के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ओके, लार्ज होते हैं राइबोसोम्स। और वहीं एनिमल सेल में राइबोसोम्स काफ़ी छोटा छोटा होता है। ओके, तो ये डिफरेंस काफ़ी हैं। अगर तुम्हारी बुक में कुछ और डिफरेंस है तो उन्हें भी पढ़ सकते हो। एंड आई होप तुम्हें पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट चैप्टर्स में अपलोड करने वाला हूँ, तुम्हें कौन सा चैप्टर चाहिए तुम कमेंट कर सकते हो, मैं अपलोड कर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।